फ्रेंड्स, आज हम आपके अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग एएस एंड आईएफआरएस। तो इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो आप जानते हो कि हम कोई भी काम करते हैं उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसकी अपनी गाइडलाइंस होती हैं, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उसी प्रकार अकाउंट्स के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स एंड रूल्स हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं, जिनके बेस पर हम अकाउंट्स का काम करते हैं। तो उसी चीज़ को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो कि अकाउंट्स के काम में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कारण इसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग में जो है यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, जो रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अगर सभी लोग अपने अपने ढंग से काम करेंगे तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, क्योंकि उसको हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, जो इसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इसके गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उन्हीं को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसके फीचर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मैन मेड, सेकंड है फ्लेक्सिबल और थर्ड है जनरली एक्सेप्टेड। तो फर्स्ट जो है मैन मेड, तो इसके जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो वो मैन मेड हैं, अर्थात मैन द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि कोई आसमान से उतरे हैं। उसमें हम कभी भी जो है एएस के द्वारा जो लॉ के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो ये मैन मेड होते हैं। सेकेंडली है फ्लेक्सिबल, तो ये जो रूल्स हैं ये परमानेंट रूल्स नहीं हैं, ये रिजल्ट नहीं होते, तो इसमें कभी भी चेंजेस की जा सकती है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। और थर्ड है जनरली एक्सेप्टेड, तो इसको हम GAAP के नाम से भी जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये सब जगह अप्लाइड होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ अप्लाई होते हैं और दूसरी जगह नहीं, ये सब जगह अप्लाई होते हैं और सभी लोग इसको मानते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इसमें है जैसे फर्स्ट है रेलेवेंस, तो रिजल्ट जो रिजल्ट देते हैं इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स। तो जो इसका रिजल्ट इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो यूजर्स अपने यूजफुल के लिए इसको यूज करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द पर्सनल बाइस ऑफ द पर्सन्स। ये किसी पर्सनल बाइस के, किसी व्यक्ति के पक्षपात द्वारा पर्सनल जो है पक्षपात नहीं होते, उसको प्रभावित नहीं करते। विजिबल, तो दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। तो इन रूल्स रेगुलेशंस को हम बिना किसी जो है कम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट के बिना हम इसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो इसके प्रिंसिपल्स को, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या चीज़ है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मीन्स अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट मीन्स अजम्पशन, जो इसके रूल्स बनाए जाते हैं वो किसी अजम्पशन के बेस पर बनाए गए हैं, किसी चीज़ को बेस मानकर उसी के आधारित ये रूल्स बनाए जाते हैं। और सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस होता है ट्रेडिशन, पुरानी जो प्रथा। तो जो रूल्स चले आ रहे हैं, ये पुराने जो प्रथा चल रही है, जो शुरू से यूज़ होते आ रहे हैं, वही यूज़ आज हम करते आ रहे हैं और आगे भी ये यूज़ होते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इसके जो फर्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशंस, इसको हम आगे 3 पार्ट्स में इसके फंडामेंटल्स जो है वो है। इसमें फर्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, जिसको गोइंग मीन्स होता है कंटिन्यू और अजम्पशंस होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो आप ये मान के चलोगे कि मान लीजिए कि आप किसी का अकाउंट्स का काम करने जा रहे हो,
तो आपने ये नहीं मानकर चलना कि मैंने 1 साल काम करना है, 2 वर्ष काम करना है या 3 वर्ष काम करना है। हमने इसको मानकर चलना है कि ये कंटिन्यू बिजनेस चलेगा, 20 साल, 50 साल, ये है 70 साल, ऐसे बिजनेस आगे की आगे कंटिन्यू चलेगा। ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है। हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये आने वाले समय में जल्दी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। तो इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस जो जहाँ पर हम 1 ईयर अंडर 1 ईयर खर्च करते हैं, 1 साल के लिए जो खर्च करते हैं, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो हम काफ़ी लंबे समय के लिए, जैसे 10 ईयर्स के लिए, मोर देन 10 ईयर्स के लिए जो खर्च करते हैं, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारा बिजनेस 6 महीने बाद बंद हो जाएगा या साल 2 साल में बंद हो जाएगा, फिर तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है डिस्टिंग्विश ही नहीं रहेगा। ये हमारा गोइंग कंसर्न जो है फ्लॉप हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं रहेगा। उसी प्रकार जैसे हमारे नॉन करंट एसेट्स है, जिसमें हमने फिक्स एसेट पढ़ाया था आपको, टेंजिबल और इंटेंजिबल, और दूसरा करंट एसेट पढ़ाया था। तो करंट फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए खर्च करते हैं, जैसे बिल्डिंग पर खर्च किया, प्लांट एंड मशीनरी पर खर्च किया, जिसको मिनिमम 5-10 ईयर्स जो है हम जो है इसको खर्च करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। और करंट एसेट्स जिसको हम शॉर्ट पीरियड के लिए स्पेंड करते हैं, जैसे लाइक दैट स्टॉक है, रॉ मटेरियल है। तो अगर हम ये भी मानकर चलें कि हमारा 1 वर्ष 2 वर्ष में ये बिजनेस बंद हो जाएगा या 6 महीने में बिजनेस बंद हो जाएगा, तो हमारा फिक्स एसेट और करंट एसेट्स में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हमारा गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है, जिसको हम कंटिन्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस कहते हैं, वो हमारा फ्लॉप हो जाएगा। तो ये हमारी अजम्पशन फेल हो जाती है। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि हम जब भी काम करेंगे वो हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम मानकर चलेंगे ये 50 साल, 20 साल, 70 साल चलता रहेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा। सेकेंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी अजम्पशंस। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशंस क्या होती है, वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सेटलमेंट। तो कंसिस्टेंसी लगातार चलने वाली, 1 वर्ष के बाद फिर आगे अगले वर्ष में, उससे बाद अगले वर्ष में, उसके बाद अगले वर्ष में, ये लगातार चलती रहती है। इसको हम ये मानकर चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने कोई एसेट परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया है या मशीनरी परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने लाइक दैट मशीनरी परचेज कर ली। उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन जो है, जो इसमें कंसिस्टेंसी है, जो पहले से चलता आ रहा है वही प्रथा आगे चलती रहेगी, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने सपोज कर डेप्रिसिएशन जो है, उसमें हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे भी कितने मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 मेथड्स जो इस +1 में लेके चलेंगे, एक है SLM और दूसरा WDV है। SLM मीन स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस ऑफ एसेट्स ड्यू टू टियर एंड डियर, मतलब डिक्लाइन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है, किसी भी कारण करके उसकी एसेट जो है डिक्लाइन हो जाती है। जैसे आज आपने मोबाइल अभी खरीदा मार्केट से, लेकिन जैसे ही आप बैंड हुए तो पानी की जो भरी हुई पकड़ थी उसमें आपका मोबाइल गिर गया, तो उसके अंदर जो है पानी चला गया, जिसके कारण आपके मोबाइल की वैल्यू कम होगी। फ्लड आ गया, आपकी मशीन के अंदर पानी एंटर कर गया, मशीन खराब होगी। तो जहाँ एक्सीडेंट के कारण वो खराब हो गया, जहाँ कोई मतलब और कोई कारण था जिसके कारण नमी आ गई, ऐसा कोई ना कोई कारण रीज़न बनता है जिसके कारण हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में हमने कौन सा मेथड लगाया है, जो मान लीजिए आपने SLM मेथड लगा लिया, इस मेथड को आपने यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में जितना जो लगाया आपने, पहले साल ही SLM चलेगा, फिर
दूसरे साल भी SLM चलेगा, तीसरे साल भी SLM चलेगा, फोर्थ ईयर भी SLM चलेगा, एंड सो ऑन आगे जो है कंटिन्यू चलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष हमने SLM लगा दिया और अगले साल WTB लगा दिया, ऐसा हम नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैंने कहा है कि वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, जो हमने पहले वर्ष फॉलो कर लिया वही ईयर आफ्टर ईयर हम जो है उसको यूज करते जाएंगे, अगले वर्ष वही यूज होगा फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सेटलमेंट। अगर हमने इसको चेंज करना है, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट रूल है। मैंने यहाँ आपको बताया भी था कि जो है रिजल्ट इन फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स या विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। ये जो है रिजल्ट नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमने इसको चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे, इसको लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर हमारे लॉ जो है जो वो कह दें कि चेंज कर सकते हैं तो हमें लॉ के अनुसार इसको चेंज करना पड़ेगा। जहाँ AS द्वारा, AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको भी हम लॉ के इक्वल मानते हैं, उसके द्वारा ही इसको चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार जो मेथड लगा लिया वही आगे चलता जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन, लगातार चलने वाली, मतलब आगे की आगे वही फॉलो करते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अक्रूवल अजम्पशंस। तो अक्रूवल अजम्पशंस क्या होती है, मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप सभी जानते हो कि अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा ईयर कंप्लीट होता है। तो ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल जो है 2019 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को वो कंप्लीट होगा। ये आपका ईयर है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 20 को कंप्लीट हो रहा है। ये अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ था, ये वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने क्या किया, 26 मार्च को, क्योंकि अभी 5 डेज रिमेनिंग है ईयर कंप्लीट होने में, तो मैंने एक मतलब मशीनरी परचेज की। आई बॉट अ मशीनरी फ्रॉम राम, सपोज 10,000, मैंने 10,000 की मशीन परचेज कर ली। इसका मतलब है कि मैंने जो मशीन परचेज किया, आई बॉट अ मशीन फ्रॉम राम ₹10,000, तो ये ट्रांजैक्शन बताती है कि ये मैंने उधार खरीदी है 10,000 की। तो जो मैंने 10,000 की मैंने उधार खरीद ली, उसकी ट्रांजैक्शंस मैं आज करूं जब उसकी पेमेंट कर रहा हूं। सपोज कर लीजिए कि आई पेड दिस अमाउंट आफ्टर 1 वीक, तो मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूँ 3 अप्रैल 2020 को, नेक्स्ट ईयर हो गया। तो इसको जब मैंने बॉट किया, परचेज किया, उस वक्त इसकी एंट्री की जाए जहाँ 3 अप्रैल 2020 को की जाएगी, जिस दिन इसकी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि इसकी पेमेंट मैं 3 अप्रैल को कर रहा हूँ, इसकी एंट्री जो है मैं 3 अप्रैल 2000 को कर रहा हूँ, तो वो मेरा जो रूल बनेगा वो कैश बेसिस बनेगा। तो कैश बेसिस या हर जगह अप्लाइड नहीं होता, ये मान्य नहीं होता, इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे, जिस दिन हमने परचेज किया था 26 मार्च को, उसी दिन एंट्री करेंगे। तो उसकी पेमेंट चाहे आने वाले समय में करें, तो इसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस। तो ये अक्रूवल बेसिस होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज़ जो है खर्च कर दिया। मैंने कोई अपना टीवी में ऐड देनी है किसी कोल्ड ड्रिंक की, मैंने अमिताभ बच्चन को बुलाया कि हमने जो कोल्ड ड्रिंक की ऐड देनी है, उसने कहा कि मैं जो है इसका 5 लाख लूँगा। तो 5 लाख जो है वो मेरा प्रॉफिट सपोज कर लिए आने वाले 5 ईयर्स के लिए मैंने दिया है। तो ये वो पेमेंट 1 साल में ही हम नहीं करेंगे, उसको हम मतलब है पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1 लाख, 4th ईयर 5 लाख, 5 ईयर्स में होगा। इसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से हैं, वो 1 साल में रिटर्न ऑफ नहीं किए जाते। तो ये सभी होते हैं अक्रूवल बेसिस अजम्पशंस होती हैं। तो क्रेडिट परचेज जब हम इसको ट्रांजैक्शन जो जब इसकी एंट्री करते हैं उसी वक्त की जाती है। जैसे मैंने ये फर्नीचर की एग्जांपल दी, तो ये अक्रूवल अजम्पशंस हैं
जो मैंने आपको आज बताई है जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के फंडामेंटल्स, तो assumptions इसमें 3 थी, गोइंग कंसर्न, कंटिन्यूड जो बिजनेस चलेगा, कंसिस्टेंसी assumption जो मैंने पहले फॉलो किया आगे के आगे फॉलो करेगा, और रूल assumption में जिस साल हमने काम किया उसी वक्त उसकी एंट्री की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाएं ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो आगे मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू बेटे, बाय बाय।